हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के न्यू सेशन में स्टार्ट करते हैं एनटीए नेट सोशियोलॉजी 2020 का पेपर, जो कि नवंबर में आया था सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरेंज द वर्क ऑफ जीएस गुरियस क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, कि जो जीएस गुरिये की जो वर्क है उसको आप क्रोनोलॉजिकली सेट कीजिए। पहला, द ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन गोत्रन चरना रिलीजियस कॉन्शनेस। अपन इसके आगे इसके ईयर भी लिख सकते हैं। ये बुक लिखी गई थी 1972 में। रिलीजियस कॉन्शनेस जो बुक है वो 1965 में लिखी गई है। सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में। इंडियन साधुज लिखी गई है आपकी 1953 में। एंड माधवास कॉलेज लिखी गई है 1963 में। ठीक है, तो इसको अपन सीक्वेंस में करते हैं। सीक्वेंस में करेंगे तो सबसे पहले जो बुक आ रही है वो आ रही है ए, ठीक है, 1972। उसके बाद आ रही है उससे बाद में सी, सोशल टेंशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में आएगी रिलीजियस फंक्शनल्स। उसके बाद माधवास कॉलेज एंड इंडियन साधु। ये इसका सीक्वेंस बैठेगा। ए से तो स्टार्ट है नहीं, ए सी बी नहीं, ये नहीं बैठा। ठीक है, ओके, प्रॉपर वे में ए इसके जो राइट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि इसके सीक्वेंस में ये बैट नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है कहीं पे भी। और अगर अपन इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो भी ये चलेंगे डी ई बी सी ए। इस सीक्वेंस में भी अगर अपन चलते हैं तो ये वाला भी नहीं सेट हो रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इसके अकॉर्डिंगली जो अपन ने ईयर बाय लिखे हैं। ठीक है, तो अगर अपन बी ऑप्शन में कुछ फेरबदल करें तो यहाँ पे बी की जगह ई आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आना चाहिए बी। हाँ, ये ई यहाँ से हट करके सी बी की जगह, यानी कि ए सी बी ई और डी, ये सीक्वेंस इनका होना चाहिए। दैट इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसको बुक को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, इनके ईयर, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं और ऑप्शंस में कभी कभी मैच नहीं होते हैं तो और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132, अरेंज द फॉलोइंग द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू स्कीम गिवन बाय आर के मार्टन। आर के मार्टन जो स्कीम दी है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सीक्वेंस वाइज करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का अवलोकन करना। एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट, जो आपने डेटा कलेक्ट किए हैं उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, यानी उसका टैबुलेशन करना, उसको सेट करना। थ्योरी बिल्डिंग करना, टैबुलेशन सेट होने के बाद कि अपन किस दिशा के अंदर उसकी स्टडी कर रहे हैं वो। जनरलाइजेशन करना, सामान्य रूप से उसका अध्ययन बताना कि एक्चुअली में वो जो फैक्ट है या जो वो प्रॉब्लम है या जिस भी अपन डेटा को कलेक्ट करके जिस भी कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसका जनरलाइजेशन करना। एंड उसके बाद है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि उस तत्व की अवधारणा को स्पष्ट करना। ठीक है, ये इनका नॉर्मल मीनिंग हो गया है। अब अकॉर्डिंग टू आर के मार्टन अपन देखते हैं तो ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपके तथ्यों का अवलोकन होना चाहिए। ठीक है, तथ्य आपने ले लिए, सबसे पहले आपके तथ्यों का अवलोकन होना चाहिए, उसके बाद उनका एनालिसिस करो। जब तक आपने कलेक्ट ही नहीं किया है डेटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तब तक आप उनका एनालिसिस क्या करोगे? ठीक है, आपने एनालिसिस कर लिया है कि एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जो हम डेटा ले रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ले रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है आपका, उसके बाद आप उसको जनरलाइज करेंगे, उसको सामान्य रूप से समझाएंगे कि हमारे पास ये डेटा था, हमने उसका एनालिसिस किया, हमारे पास ये कंक्लूजन आया, उसको टोटली समराइज करेंगे, जनरलाइज करेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद आपके थ्योरी बिल्डअप हो जाएगी, आपका एक प्रिंसिपल, आपका एक सिद्धांत डेवलप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर के मार्टन। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 133।
फाइंड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस, इसको भी आपको जो डेटा दिया है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। पहला आपका क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका क्रियान्वयन कब शुरू किया गया, तो उसका क्रियान्वयन शुरू किया गया था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था ये, ठीक है, याद रहेगा 1959 राजस्थान में शुरू हुआ था सबसे पहले, याद रखना है इसको। जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। बी आपका जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। ये प्रोग्राम हुआ था 1980 में स्टार्ट हो गया था। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन विलेज पंचायत, ये तो बहुत फेमस है, ये 1993 के अंदर शुरू हुआ था। और नेक्स्ट आपका है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके 1952 में शुरू किया गया था। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अपन सेट करते हैं तो सबसे पहले आएगा 1952 यानी कि डी, उसके बाद आ गया आपका पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन, ये आ गया 1959। बी के अंदर आ गया आपका IRDP एंड सी के अंदर आपका आ गया रिजर्वेशन ऑफ सीट, एंड राइट ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग एंड द क्लीननेस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लीननेस इंडेक्स 2017। ये यूँ कह रहा है कि जो शहरी विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उनके बेस पे स्वच्छता सूचकांक पे जो स्वच्छता की श्रेणी दी गई है, इंडेक्स देनी गई है, उसको नगरों के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। तो इसका जो सबसे साफ सुथरा नगर है वो इंदौर के बारे में आपने बहुत सुना है, ठीक है। उसके बाद इंदौर के बाद आया उनका भोपाल, ठीक है, MP के हैं अंदर। उसके बाद आपका आया विशाखापत्तनम एंड लास्ट में आया सूरत, जो कि उसकी स्वच्छता की श्रेणी में है। तो सबसे प्रथम कौन आया, इंदौर। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांसिशन, यानी कि आपके जनसंख्यात्मक संक्रमण जो हुआ है उसको आपको सीक्वेंस वाइज सेट करना है। पहला क्या कह रहा है, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मॉर्टेलिटी, ठीक है, उच्च प्रजननता और उच्च मृत्यु, ठीक है। दूसरा आपका हाई फर्टिलिटी एंड लो मॉर्टेलिटी, लो फर्टिलिटी एंड लो मॉर्टेलिटी एंड लो फर्टिलिटी एंड हाई मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्टेज होती है, ठीक है, 3 प्रकार की जो स्टेज प्रोग्राम होता है वो, उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है आपके हाई, यानी कि जब हाई फर्टिलिटी होगी, प्रजननता जब बहुत अच्छे से होगी और मृत्यु दर भी बहुत अच्छे से होगी, तो आपकी जो जनसंख्या है वो आपके इंक्रीज लेवल पे होगी, ठीक है। दोनों हाई हो रही है, ठीक है, तो प्लस प्लस हमेशा माइनस में ही होता है, यानी कि आपकी जो जनसंख्या है वो स्टेबल है, गॉट इट। दूसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, हाई फर्टिलिटी एंड लो मॉर्टेलिटी, जो प्रजननता हाई हो रही है और आपकी मृत्यु दर कम हो रही है, तो जनसंख्या क्या करेगी, जनसंख्या अपर की ओर जाएगी, यानी कि प्लस होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लो फर्टिलिटी एंड लो मॉर्टेलिटी, यानी कि आपकी प्रजननता, बच्चे भी कम हो रहे हैं और मृत्यु दर भी बहुत कम हो रही है, ठीक है। इसमें भी जो कंडीशन होएगी वो हाई रहेगी। क्यों हाई रहेगी, क्योंकि पहले वाली कंडीशन में तो हाई थी, तो हाई को तो लो तो हो नहीं सकते। अगर लो कैसे होती, अगर लो होती कि आपकी लो फर्टिलिटी होती, जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लो फर्टिलिटी है बट हाई मॉर्टेलिटी है, यानी कि बच्चे कम हो रहे हैं पर मृत्यु दर बहुत अच्छे से हो रही है, इसके अंदर आपकी जो जनसंख्या संक्रमण है वो लो होना शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो मुख्य रूप से संक्रमण की जो संभावनाएं होती हैं, जनसंख्या विस्फोट की जो संभावनाएं होती हैं, वो होती है मुख्य रूप से 3 ऑप्शंस में, जहाँ पे जनसंख्या अपर हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके जो तीनों ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 4th वाले ऑप्शन में तो जनसंख्या कम हो रही है, तो जनसंख्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे तो जनसंख्या कम हो गई है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 136 लेते हैं। Given below 2 statements, one is labeled the assertion and the second label reason. आपको कार्य कथन की व्याख्या के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। पहला आपका जो कथन कह रहा है वो कह रहा है the prevailing mode of development through industrialization
एन ऑबिशन विथ इनफिनिट ग्रोथ हैज इम्पेयर्ड इकोसिस्टम। क्या कह रहा है कि औद्योगिकीकरण और उसकी जो वृद्धि है, डेवलपमेंट है और उसकी जो वृद्धि है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वृद्धि की जो मनोग्रस्ती है यानी कि जो डाउनवर्ड है, उसके जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर दिया। इकोसिस्टम आपका कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका बढ़ गया है। ठीक है, व्यक्ति आपकी भौतिकता की ओर ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपका इकोसिस्टम कमजोर हो गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ओबिसन विद ग्रोथ विदाउट लिमिट्स हैज ओवरस्टैंड दैट नेचुरल रिसोर्स ऑफ बेस्ट। क्या कह रहा है कि ये जो ओबिसन वाली जो ग्रोथ है वो विदाउट लिमिट यानी असीमित रूप से बढ़ रही है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के बेस को, जो नेचुरल रिसोर्स का जो आधार है उसको खत्म करे जा रही है। ठीक है, नेचुरल बेस के आधार को खत्म करे जा रही है। आपकी वृद्धि, ग्रोथ है जो असीमित रूप से बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है और ये सारी चीजें होकर के आपके इकोसिस्टम को कमजोर कर रही है। यानी कि आपका जो कारण दिया है वो आपके कथन की व्याख्या पूर्ण रूप से सही करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। 137 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबर एंड assertion एंड द सेकंड रीजन। पहला आपका जो कथन क्या कह रहा है वो कह रहा है ऑब्जेक्टिविटी इन द सोशल साइंस रिसर्च कैन बी मेंटेन टू सेम इंस्टेंट। यानी कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तु परखता है। देखो, दो प्रकार के तथ्य होते हैं। पहले होते हैं आपकी ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिविटी। ठीक है, इसमें आपको जो भी कंटेंट है उसको बिना पक्षपात के, बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से आपको कलेक्ट करना होता है। सब्जेक्टिविटी में न्याय होने की संभावना काफी हद तक कम हो चुकी होती है। ठीक है, पहला आपका कह रहा है कि समाज में सोशल साइंस रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी है वो ली जा सकती है, डेफिनेटली ली जा सकती है। दूसरा आपका कथन कह रहा है क्यों ली जा सकती है? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी गिवन द अकाउंट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये पूरे बाह्य संसार को विद्यमान होती है, उसमें स्थापित होती है एज इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। इन आवर कंसेप्शन, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। बट लेकिन सोशल वर्ल्ड, लेकिन सामाजिक जगत में, सोशल वर्ल्ड क्या हो गया? सामाजिक जगत, जैसे आप हम हो गए, जिससे हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। पर आपके नेचर साइंस के अंदर की बात कह रहा है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, सोशल साइंस में नहीं हो पाती। कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय द आउटसाइड अलोन, बाहर की दुनिया के अंदर ये ऑब्जर्विटी नहीं हो पाती है। ठीक है, और सोशल साइंस जब होता है, सोशल साइंस में आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रॉपर वे में काम करना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको इसमें आपको यहाँ लगाना है बिकॉज, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी इसलिए होती है कि ऐसा ऐसा रीजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 137 आएगा उसका ऑप्शन आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबर असोसिएशन एंड सेकंड रीजन। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन वही मेथड, यहाँ पे बिकॉज लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू स्प्रेड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इंडियंस, यानी कि सभी लोगों के बीच में आपके भाईचारे को बढ़ाना है। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपका संविधान कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल जस्टिस। क्यों देता है? क्योंकि संविधान के अनुसार भारत में निवास करने वाले सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय प्रदान होता है। ठीक है, इसलिए सब भाईचारे के रूप में होता है। अब ये क्या कह रहा है? न्याय प्रदान होना और भाईचारा होना, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? अगर न्याय होता, सबके लिए इक्वलिटी होती, समानता होती। ठीक है, तो यहाँ समानता वर्ड आना चाहिए था। अगर अपन नीचे वाले कथन को करेक्ट करते तो यहाँ समानता आना चाहिए था कि ऑल मेंबर्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इस बेस पे या इंडियन की बेस पे। पर यहाँ पे क्या आया? भाईचारा आया। यानी कि भाईचारा कैसे होगा? भाईचारा आपका रिलीजियस बेस पे होगा। ठीक है, भाईचारा प्रदान करती है, नो डाउट करती है, यहाँ पे जस्टिस प्रदान कर रही है, ये भी कर रही है, पर यहाँ पे
दोनों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट बट राइट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। 139 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबर एज असरेशन एंड द सेकेंड ऑर्डर इज रीजन। ठीक है, यहाँ पे फिर अपन को बिकॉज यूज कर लेना है। क्या कह रहा है, टू आर के मटन मिडिल रेंज थ्योरी इज कंसर्न विद ए लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा, कि जो डेटा की लिमिटेड रेंज है वहां पे कंसर्न करना है। मिडिल मटन की जो थ्योरी थी कौन सी, मिडिल रेंज वाली। मटन का जो मध्य स्तरीय सिद्धांत था वो आंकड़ों की उसकी लिमिटेड रेंज को दर्शा रहा था। ठीक है, क्योंकि इन द सोशियोलॉजिकल वर्क ऑफ द फ्यू पास्ट डिकार्ड्स there has been much less concern with the constitution of all embarrassing theories। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि लास्ट के जो कुछ ईयर्स रहे हैं, सोशियोलॉजिकल वर्क के जो लास्ट के कुछ ईयर रहे हैं, उसमें सभी सिद्धांत जो सोशियोलॉजिकल आपके कंसंट्रेशन है उनको एम्बेरेसिंग कर रहा है, उनको कम चिंता कर रहा है, उनको विचलित कर रहा है। ठीक है, अपन इसको यूं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आर के मटन की मिडिल रेंज थ्योरी की बात हो रही है और यहाँ पे मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, तो इसलिए ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। बट मिडिल रेंज थ्योरी जो थी वो क्या कह रही थी, लिमिटेड रेंज में अपने को स्टडी करनी है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही कह रहा है ये। और जो दूसरा डेटा है वो ये कह रहा है कि पिछले लास्ट के कुछ ईयर्स हैं वहाँ पे समाजशास्त्रीय कार्यों में जितने भी सिद्धांत हुए हैं वो थोड़े के उनकी कंसर्न कम हो गई है। ठीक है, हैज बीन लेस कंसर्न, वो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा लूज हो गया है। ठीक है, ये बात सही है कि जितने उच्च स्तरीय विद्वान हमको पहले समय मिले हैं उतने उच्च स्तरीय विद्वान आज नहीं मिले हैं, क्योंकि हमारी कंसर्न कम हो गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। In sociological, we use the method of the indirect experiment that is comparatively method। क्या कह रहा है कि सोशलॉजी है वहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का मेथड यूज करते हैं जो कि कंपैरेटिवली मेथड होता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, क्योंकि बिकॉज इन नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान में द स्टेबलिशमेंट ऑफ द causal connection is facilitated by experiment but such experiment are impossible to social science। क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो नेचुरल साइंस में बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं, उनके कैजुअल कनेक्शन होते हैं, का तथ्य कार्यात्मक जो कनेक्शन होते हैं कि आपको रीज़न बताया जाता है, आपको फैक्ट बताया जाता है, या आपके नेचुरल साइंस में होता है। बट जो सोशल साइंस है वहाँ के इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते जहाँ पे रीज़न बताया जाए। ठीक है, जहाँ पे आपको रीज़न बताया जाए इस प्रकार के संभव नहीं हो पाते, इसलिए सोशल साइंस के अंदर, सोशलॉजी के अंदर सोशल साइंस का तो अध्ययन किया जाता है। सोशलॉजी में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जैसे कंपैरेटिवली मेथड कहा जाता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए और आर इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।